तो कैसे हो भाई साहब। आज हम लोग करने वाले हैं सीटेड तो टैग वर्ड्स और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव के सारे सवाल रहेंगे। ठीक है, तो भाई इस तरह से रहेंगे। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट रहेंगे और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो भी सवाल पूछे गए हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। ठीक है, सारे इसी तरह से रहेंगे। तो आप वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखें, चाहे तो आप 2 के स्पीड से भी देख सकते हो। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पहला ही कह रहा है स्टैंडर्डाइज्ड। देखो, ये नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये गलत है। ठीक है, गलत किस बेसिस पे रहेगा? जब आप पेडागोजी पढ़ रहे हो। ठीक है, पेडागोजी पढ़ रहे हो, पेडागोजी में ये स्टैंडर्डाइज जो है ये इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट देता है। लेकिन जो है हमें चाहिए क्या भाई? हमें चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है भाई, यानी कि विभिन्न तरीके का जो है मूल्यांकन, समावेशन, उचित समावेशन। ठीक है, ना कि मानकीकृत जो है मूल्यांकन चाहिए। तो अगर अगला से यानी कि कोई भी सवाल में, पेडागोजी के सवाल में आपको स्टैंडर्डाइज्ड दिख जाए, ठीक है, तो आप उसे जो है बिल्कुल ही गलत मान के चलना है। ठीक है, अब ये तो पहला यानी कि दूसरा ऑप्शन हम सब गलत लगा दिए। अब 3 ऑप्शन को किस तरह से छाड़ना है और ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो देखो, रीजनेबल ये मतलब सही लग रहा है भाई, चलो कुछ नहीं तो अगर 10-20% भी आपको सही लग रहा है चलो रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ डी कंटेक्सटलाइज्ड, देखो कंटेक्सटलाइज्ड होता तो हम सही मान लेते। आगे इसका जो है वर्ड, ये भी इस पे भी एक सवाल बनाया हूँ, लेकर आया हूँ। ठीक है भाई, तो आप बिल्कुल देखिए वीडियो में कि हर जो वर्ड है एक दूसरे से रिलेटेड है और किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करना है हमें एग्जाम में। तो देखो डी लग गया। अब ये तो निगेटिव बना दिया ना कंटेक्सटलाइज्ड को, यानी कि गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रासंगिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। भाई जैसे कि तैसे बच्चे को पढ़ा दोगे क्या? चैप्टर सीधे 8 से पढ़ाओगे, चैप्टर 7 पढ़ाओगे, चैप्टर यानी कि पाठ्यक्रम जो भी है, सिलेबस है, ठीक है, करिकुलम है, उसके अनुसार आपको पढ़ाना पड़ेगा, ना कि डिकॉन्टेक्स्टलाइज्ड करके। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो, फ्लेक्सिबिलिटी रहता तो सही मान लेते, लेकिन इनफ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, अनियमितता है, यानी कि इसमें भी नेगेटिव पॉइंट दिखा रहा है भाई। तो नेगेटिव पॉइंट हमें चुनना ही नहीं है, तो इसे भी हटा देंगे। बच गया कौन ऑप्शन? यानी कि उचित समावेशन, यानी कि रीजनेबल कमोडेशन। ठीक है, यानी कि एक इंक्लूसिव एजुकेशन आप पढ़े होंगे। ठीक है, ये उसी का पार्ट होता है। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो वीडियो आप जो है प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आंसर अब आपको जो ऑप्शन में स्टैंडर्डाइज दिख जाए और फ्लेक्सिबल दिख जाए तो ऑप्शन आपको इसके साथ जाना होगा। ठीक है, यानी कि डिफरेंशिएटेड के साथ, यानी कि अलग अलग तरीके से आपको जो है जो उचित पाठ्यक्रम है और उचित समावेशन आपको जो लगे वो उस तरीके से आपको जो है बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। अगला सवाल जो है वनली। देखो भाई, वनली और ये जो है काम करता है सेग्रीगेशन के, सेग्रीगेशन मतलब अलगाव, यानी कि अलग करता है, बांटता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, यानी कि समावेशित करके रखना है। कोई भी बच्चा हो, कैसा भी हो, ठीक है, हर बच्चे को क्लासिफाइड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले असर्शन है और फिर रीजन है। तो असर्शन एंड रीजन वाले सवाल तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आसान रहते हैं। एक असर्शन आप अलग करोगे, ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा वनली, अगर वनली यहाँ पे दे दिया तो पहले ही ये गलत हो गया भाई। ठीक है, अब रीजन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ एड्रेसिंग वनली लर्नर्स विथ सम इम्पेयरमेंट। तो देखो भाई, यहाँ पे वनली लर्नर्स दे दिए। ठीक है भाई, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आपने रीजन भी नहीं पढ़े होगे ना, तो देखो असर्शन से हम ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं। कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू। भाई यहाँ पे ए मैंने गलत कर रखा है, तो ए ट्रू कहाँ से होगा? इसमें भी बोथ ए एंड ट्रू, ये भी गलत कह रहा है। ए इज ट्रू, ए भी ऑप्शन गलत कर रहा है। तो हमारे बच गया कौन भाई? दो मैंने पढ़ा भी नहीं। ठीक है, दो अगर आप पढ़ते हो यानी कि रीजन आपने पढ़ा भी नहीं, तो जो है ऑप्शन आपके हाथों में होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि असर्शन एंड रीजन वाले आप लोग सवाल जब भी करो तो वहाँ पे देख लो, ऑप्शन पहले मिला लो। ठीक है, दिमाग में यानी कि फालतू की जो है टाइम जो है मत गवाओ। ठीक है, तो इस तरह से भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे।
या फिर आप अगर पढ़ भी लेते तो यहाँ पे वनली था, वनली लर्नर्स कैसे हो सकता है, और वनली स्पेशल चिल्ड्रन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला सवाल है सोशल एक्सक्लूजन और इंक्लूजन। देखो भाई, हमें जो है सोशल एक्सक्लूजन मतलब बाह्य बाहर नहीं करना है। जैसे कि आपने कहा कि तेज बच्चे का ग्रुप अलग होगा, होम बच्चे का ग्रुप अलग होगा, साधारण बच्चे का ग्रुप अलग होगा, बिल्कुल इस तरह से नहीं करना है, ठीक है, क्लास में या स्कूल में। और ना ही तो कास्ट के बेस पे या फिर लैंग्वेज के बेस पे बिल्कुल ऐसा सोशलाइज नहीं करना है, सबको इंक्लूसिव तरीके से लेके चलना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आंसर करा कि टू कैटर यानी कि वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए। वंचित पृष्ठभूमि जैसे कि मान लो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले को देखते हो, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट को, यानी कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आम बोलते हैं कि वो चाइना के लगते हैं, भूटान के लगते हैं, म्यांमार के लगते हैं। तो अगर वो बच्चा आपके क्लास में है, ठीक है, तो क्या आपको सोशल एक्सक्लूजन करना चाहिए या फिर इंक्लूजन करना चाहिए, बताओ। तो आपको बेशक जो है इंक्लूजन करना चाहिए, ठीक है, ना कि सोशल एक्सक्लूजन। तो सामाजिक बहिष्कार बिल्कुल ये ऑप्शन ये वाहियात है, ऑप्शन गलत है, अब हटा सकते हो। देखो स्टैंडर्डाइज फिर दिख गया, तो ये ऑप्शन ही पहले हटा दो, तो आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब देखो भाई डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, चलो ये सही है, डिफरेंशिएटेड हमने कहाँ पढ़ा था, यहाँ देखो, ठीक है। तो मान लो कि अगर कीवर्ड आपके पास है और आपको पता है तो ये सही हो सकता है। और सोशल मार्जिनाइजेशन यानी कि हास्यकरण, सामाजिक हास्यकरण बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है भाई। ये वो उस तबका के है तो यहाँ पड़ेगा, उस मतलब है ना फलाने चिलाने जात से तो ऐसे पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है, समझ गए। आगे चलता हूँ। कह रहा है कि यानी कि ये चौथा जो है कीवर्ड है पॉजिटिव नेगेटिव का, जिसमें कि रिजिडिटी ज़्यादा आता है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी उसके साथ ही चलेगा। अगर रिजिडिटी देखी जाए आपको तो उसे जो है ऑप्शन को गलत ही मानकर चलना है, और ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी वाले को सही, ठीक है। तो मान लो कि सवाल दे दिया कि रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। आप जैसे कि यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग माइंड के बच्चे हो, तो आप ये जो ऑप्शन दिया गया है किस तरह से उसे पकड़ सकते हो, यानी कि कैसे लगता है कि वो सही है, ठीक है। तो क्या रेजिडिटी करोगे, रेजिडिटी बिल्कुल गलत गलत हो जाएगा ना भाई। अब हाई टॉलरेंस फॉर बोरेडम, ये भाई उसको हाई टॉलरेंस करवाओगे नहीं। अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी इन थॉट, विचारों में लचीलापन, या कन्वर्जेंट थिंकिंग, भाई यहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग होता तो मान भी लेते, लेकिन ये मेटाकॉग्निटिव डेवलपमेंट में कन्वर्जेंट थिंकिंग आता है, लेकिन ये मेटालॉजिकल जो है मेटाकॉग्निशन के तरीके से ये सही हो जाएगा, लेकिन जो है क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए ये सही नहीं है, ये इंटेलिजेंट विद्यार्थी इसमें भी नहीं आएगा भाई। वो डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर रहता, ठीक है, डाइवर ये देखो पहले कि अभी सारी सोच जो होता है क्लोज इंडेड क्वेश्चन होता है। अच्छा क्लोज इंडेड क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे और ओपन इंडेड क्वेश्चन पढ़े होंगे। ओपन इंडेड में होता है डाइवर्जेंट और क्लोज इंडेड में होता है कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ से शब्द ये सब आए हैं। तो अगर आप क्रिएटिव माइंडेड के बच्चे को देख रहे हो तो उसे जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग से नहीं बल्कि डाइवर्जेंट थिंकिंग से उसको करना है, तो ये भी ऑप्शन चला गया। तो भाई ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इन थॉट जो है आंसर यहाँ पे सही बैठ रहा है, ठीक है भाई। तो अगले सवाल के यानी कि कीवर्ड के पास चलते हैं, और ये पांचवा है रोट लर्निंग और मीनिंगफुल लर्निंग। तो भाई आपको जैसे आप टीचर हो तो क्लास या स्कूल जो भी विद्यार्थी को पढ़ा रहे हो उसे रोट लर्निंग करवाना बिल्कुल ही गलत बात है। नहीं कि जैसे कि अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित होता है, सवाल ये पूछा है। तो सबसे पहले कि प्रोविजन रिवार्ड एंड पनिशमेंट, आपने कह दिया कि बच्चे को अगर होमवर्क नहीं करा, अगर ये सवाल नहीं करा तो उसे जो है पीटा भी जा सकता है, मुर्गा बना दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, ये सब नहीं करना है। और एक तरफ कह रहे हो कि जो बच्चा बनाएगा उसे पेन मिलेगा, ठीक है, चॉकलेट मिलेगा, कॉपी मिलेगा, ये भी बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। यानी कि ये जो है मीनिंगफुल लर्निंग का अर्थ नहीं होता है, ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग पूछ रहा है ना तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ अदर, चलो ये सही है मान लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी पता है तो अगला सवाल चलते हैं। रिफ्लेक्शन और लर्निंग हाउ टू लर्न, भाई ये भी ऑप्शन सही है, चलो छोड़ देते हैं। चौथा अपॉर्चुनिटी फॉर कंपटीशन, भाई कंपटीशन नहीं कराना है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा नहीं कराना, पहले ही कंपटीशन बढ़ा हुआ है और आप उसे कंपटीशन में ही झोंक रहे हो। भाई 4 लाख की भीड़ में है, जाओ तुम कंपटीशन करो और उसे टक्कर लगा के और टॉप करो।
ऐसा बिल्कुल नहीं अब करना है, ठीक है भाई। और विथ पियर्स, पियर्स मतलब समझते हो, साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा के, पियर्स मतलब अवसर, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। तो अब ये दोनों में से ऑप्शन मतलब थोड़ा सिमिलर हैं, तो सबसे अच्छा बेस्ट जो यहाँ पे ऑप्शन बैठेगा कौन होगा? सीखने के तरीके पर विचार, भाई ये तो हो सकता है, लेकिन उससे बेटर ये लग रहा है। क्यों लग रहा है? कि मीनिंगफुल लर्निंग जो होता है, सबसे ज़्यादा आप कब सीखते हो? जब एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे की थिंकिंग को, थॉट को, एक दूसरे के विचार को, एक दूसरे, ठीक है। तो ये सब एक साथ यानी कि बातचीत करने के अवसर जब आपको मिल जाता है तो मीनिंगफुल लर्निंग हो जाता है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन इस तरीके से होगा। अगला पॉइंट है टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड। तो देखो, टीचर सेंटर्ड में अगर आपको रहे तो ये ऑप्शन गलत कर देना है। हम लोगों को जो किसके साथ जाना है, लर्नर सेंटर्ड के साथ जाना है, जिसमें कि चाइल्ड जो होता है मुख्य भूमिका इसमें निभाता है लर्नर सेंटर्ड में। और मैंने इस पे शॉर्ट वीडियो भी डाल चुका हूँ, देखना कि उसमें जो है कौन से लर्निंग के लिए मतलब टीचिंग मेथड जो है बेस्ट होता है, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इज वन वेयर टेक्स्ट बुक इज द सेंटर ऑफ ऑल लर्निंग। टेक्स्ट बुक नहीं होता है भाई, चाइल्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि इस तरह से रहे तो रीजन को नहीं भी पढ़ोगे तो आगे देख लो। बोथ ए एंड ट्रू कर रहा है भाई, ऑप्शन गलत। बोथ ए एंड ट्रू कर रहा है, ऑप्शन गलत। ए इज ट्रू, गलत गलत भाई, ऑप्शन निकल के आ गया हमारा 4। कुछ किया नहीं, रीजन पढ़ा नहीं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ से पता कर लिया। अब इसको भी देख लेते रीजन को। कह रहा है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जबकि पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो देखो भाई, स्टूडेंट इन द मिडिल स्कूल लर्न बेस्ट, ऐसा भी बिल्कुल नहीं कर सकते। सिर्फ मिडिल स्कूल, माध्यमिक स्कूल में ही बच्चे मतलब टेक्स्ट बुक से रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसा कहना गलत है भाई, सही है। अब कहते हैं कि ऑप्शन यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है जो है 7वां, ठीक है। और इसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स और को कंस्ट्रक्शन आते हैं। अच्छा, उद्दीपन क्या होता है भाई? देखो, उद्दीपन में होता है कि बच्चे को कंपटीशन करवा रहे हो और बोल दिया कि जो टॉप करेगा, ठीक है, और जो टॉप करेगा वो क्लास में टॉपर रहेगा। बिल्कुल ये नहीं करना है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं करवाना है, को कंस्ट्रक्शन कराना है, को कंस्ट्रक्शन। यानी कि सवाल कहा गया है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम कैसे हो बनेगा भाई? तो बच्चे के व्यवहार में अस्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन, चलो नहीं पता है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है, को कंस्ट्रक्शन है, चलो ये भी नहीं पता, आगे पढ़ते हैं। एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है भाई। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं करना है, ये ऑप्शन गया। टेक पैलेस व्हेन द स्टूडेंट्स आर ऑफर्ड पॉजिटिव री एनफोर्समेंट, मतलब सकारात्मक पुनर्बलन पेशकश की जाती है, ये भी नहीं करना है। री एनफोर्समेंट बिल्कुल नहीं करना है। तो दो कीवर्ड जो है ये दोनों निकाल दो बाहर, तो ऑप्शन 3 और 4 गया। अब यहाँ पे कहा है कि परमानेंट, परमानेंट मेजरेबल नहीं होता है चाइल्ड्स बिहेवियर का, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी गया। ऑप्शन क्या आ गया? को कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज, ठीक है। हमें किस तरह से यानी कि सह निर्माण की प्रक्रिया से जो एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा जो है विकास कर सकता है, ठीक है। रचनात्मक कक्षा हम चलाते हैं, ठीक है। तो अगर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रह जाए, री इन्फोर्समेंट रह जाए और परमानेंट रह जाए तो ये सब जो है कीवर्ड आप लोग बाहर निकाल देना, ठीक है भाई। मतलब उसमें कौन सा लगेगा? तो को कंस्ट्रक्शन, समझ में आ गया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, फेयरफुल इन्वायरमेंट एंड कंड्यूसिव, ठीक है, इन्वायरमेंट। अब फेयरफुल इन्वायरमेंट अगर रहे जिसमें कि भय यानी कि लगा रहे, जैसे कि होमवर्क करके नहीं लाओगे तो मुर्गा बना दिया जाएगा, ऐसे बच्चों को बोलता है। नहीं ला के लाओगे बना के तो 20 चांटे पड़ेंगे, 20 डंडे पड़ेंगे। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। यानी कि सवाल अब क्या कह रहा है कि अधिगम के लिए उचित कक्षा का वातावरण का आधार होना चाहिए। क्या प्रतिस्पर्धा, मैंने कंपटीशन बताया नहीं। कोऑपरेशन बताया, चलो सही है। सेग्रीगेशन करना चाहिए, नहीं। पृथकीकरण करना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पे हम सब जो है दो ऑप्शन मतलब निकाल दिए। अब दो ऑप्शन बचा, अनुकूलन और पुनर्बलन। फिर से आ गया री इन्फोर्समेंट। तो री इन्फोर्समेंट वाला मैंने क्या कहा था, गलत करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोऑपरेशन एंड कोलाबोरेशन, ठीक है भाई, सहयोग और सहकारात्मक। देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग नहीं करना है, ठीक है।
बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अगला जो है, अगला पॉइंट कह रहा है कि एक्सट्रिंसिव मोटिवेशन और इंट्रिसिक मोटिवेशन। जैसे कि समझो, एक आपको अंदर से ललाहट है कि आप जो है आपकी खुशी के लिए, नहीं कहते हैं कि ये अपनी खुशी के लिए मैं ये जॉब कर रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए ये वर्क कर रहा हूँ, इसमें हमें मन लगता है। और एक वो होता है जो जॉब तो कर रहा है, वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, किसी पैसे के लिए कर रहा है, कोई पैसिनेट ही नहीं है, ठीक है भाई। तो ये होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। समझ में आ गया? जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो नौकरी के लिए, नौकरी लगेगा, टीचर बनोगे, पैसा आएगा। और अगर आप फ्री पढ़ा रहे हो किसी चीज़ को, आप सहायता कर रहे हो, आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ रहा है, ठीक है, आपको करने में मज़ा आ रहा है, तो ये सब क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो समझो कि सवाल यहाँ पे क्या किया गया है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन एमंगेस्ट स्टूडेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरण को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क्या दंड के भय के द्वारा? बिल्कुल गलत है। अब नकारात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए, यानी कि निगेटिव री करना ही नहीं है, ठीक है, पुनर्बला। अब अगला जो है, ऑफरिंग मटेरियलिज्म रिवार्ड, ये भी रिवार्ड भी नहीं करना है भाई। जॉय ऑफ लर्निंग, फोकसिंग ऑन द जॉय ऑफ लर्निंग, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पॉइंट ही नहीं दिया गया है भाई, चलो कोई बात नहीं, इसमें ऑप्शन मैं बता दूंगा, ठीक है। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों की योग्यता को डैश और असफलता को डैश के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखो भाई, एक फिक्स्ड होता है, तो फिक्स्ड वाले ऑप्शन आपको बिल्कुल गलत करना है, ठीक है। अगर फिक्स्ड वाले पॉइंट दिखे तो ये क्या होगा? गलत होगा। अब यहीं पे सेमफुल एंड, अच्छा कोई बच्चा जो फेल हो गया मान ले चलो, तो क्या उसको सेमफुल करना चाहिए? सेमफुल मतलब शर्मनाक, नहीं करा, बेइज्जती करना चाहिए, अपमानजनक, ह्यूमिलेटिंग करना चाहिए? नहीं भाई। ये क्या जो है उसका जो है मतलब, क्या बच्चों में योग्यता जो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड होना चाहिए? तो नहीं, ये भी नहीं कर सकते हो। तो दो ऑप्शन हम सब एलिमिनेट कर दिए इसी आधार पे। अब कह रहा है कि बच्चे की योग्यता जो है वृद्धिशील होती है, यानी कि इंक्रीमेंटल होता है, बढ़ते रहता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर असफलता मिल जाए बच्चों में, तो डैश के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करे। तो क्या उसे ह्यूमिलेटिंग करना चाहिए, अपमानजनक के रूप में सोचने, कहना कि देखना, सोचना भाई तू कैसे फेल हो गया, तू पढ़ता नहीं है, तुम ऐसा है, तुम वैसा है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर असफलता मिला है, ठीक है, बच्चे को असफलता मिला है, तो उसे जो है एक अवसर के रूप में लेना चाहिए कि भाई, और हाँ, हम और मेहनत करेंगे, आगे और अच्छा करेंगे, और इस बार जो है टॉप करेंगे, अच्छा लाएंगे, ठीक है। आंसर यही होगा। अगला पॉइंट है डीकंटेक्स्टलाइजेशन। मैंने पहला सवाल पढ़ा था, उसमें था ना भाई, डीकंटेक्स्टलाइजेशन गलत होता है जी। सही क्या होता है? कंटेक्स्ट होता है सही, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे दिया सवाल कि अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? यानी कि विफल, यानी कि चिल्ड्रंस के जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में एकेडमिक फेल्यूर के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो भाई सहयोगात्मक, ये तो सही है, कोलैबोरेटिव, इंक्लूसिव एजुकेशन भी सही है, मीनिंगफुल लर्निंग भी सही है, आपने तीनों पॉइंट पढ़ रखा है। डीकंटेक्स्टलाइज करिकुलम मैंने कहा था गलत है, तो ऑप्शन भी यही होगा, थर्ड, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो असर्शन एंड रीजन वाले तीसरे सवाल आ गए हैं। अब ये स्टैंडर्डाइज एंड कल्चरली रिस्पॉन्सिव, फिर से आ गया स्टैंडर्डाइज, ठीक है। अब यहाँ पे दो, सबसे पहले कि पहला में क्या था, एक स्टैंडर्डाइज था। अब यहाँ पे देखो कि ये DISED है ना भाई, और यहाँ पे क्या था? DIZE। तो देखो ISD, अंतर तो कुछ होगा, यानी कि एक, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, फिर जो है दोनों को समझेंगे। कह रहा है कि विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने, ठीक है, के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। अब देखो भाई, क्लासरूम पेडागोजी शुड बी कल्चरली रिस्पॉन्सिव, तो कल्चरली रिस्पॉन्सिव में मैंने क्या कहा कि अगर ये रहे तो ये सही हो जाएगा। अब ऑप्शन मिलाओ भाई, ए छोड़ो, अब रीजन नहीं पढ़ना है, ए और आर दोनों गलत है, नहीं ये तो सही हो रहा है ना, ए और आर दोनों सही है, और दोनों से ये सही है। चलो अब दूसरा इसमें पढ़ना पड़ेगा, एक ऑप्शन तो निकाल दिए। अब कह रहा है कि कक्षा में समता केवल, यहाँ पे दे दिया वनली। देखो भाई, इक्विटी इन क्लासरूम कैन बी इंश्योर्ड
ओनली थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम नहीं। तो रीजन यहाँ पे गलत है भाई, तो रीजन गलत है, ए सही है और आर गलत है, बाकी ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया अपने से, ठीक है। तो हमें जो है सपोर्ट करना चाहिए कल्चरली रिस्पॉन्सिव को, ना कि स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम को। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम होता है कि एक मानकीकृत पाठ्यचर्या होता है, नहीं तुम्हें इस तरह से ही पढ़ना है, मास्टर जैसे कह दिया वैसे ही पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अगला सवाल है बायस एंड इक्विटी या फिर इक्वेलिटी भी कह सकते हो। देखो अब बायस क्या होता है कि जैसे कि आपने घर में ही ले लो, ठीक है, तो पापा मम्मी आपको लेकर बायस हैं, आप कोई भी गलती कर देते हो तो बाहर वाले से लड़ाई करते हैं, ठीक है, कहते हैं नहीं मेरा बेटा ही ठीक है, बायस हो गया। अगर वही इक्विलिटी एंड इक्वलिटी जानते रहेंगे और अगर आपको जज के सामने गए तो वो इक्विटी एंड इक्वलिटी देखता है ना, समान अवथा सब चीज़ देखता है, ठीक है, तब वो जाके जज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि टीचर्स कंस्टेंटली यानी कि शिक्षक को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। चलो इससे कोई बात नहीं। समस्या समाधान की प्रतिक्रियात्मक कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। भाई देखो hindered by functional fixedness, the process of problem is hindered by functional fixedness। समझो पहले कि जब समस्या समाधान करना होता है, ठीक है, तो ये कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होगा। क्या बाधित होगा भाई? छोड़ो यहाँ पे देखो, अब कीवर्ड से ही आपको पढ़ाता हूँ कि टीचर्स शुड कंस्टेंटली एग्जामिन देयर ऑन एटीट्यूड्स। भाई टीचर को अपना एटीट्यूड रखना ही नहीं है, ठीक है, देयर ऑन एटीट्यूड थोपना ही नहीं है, ठीक है, ये बाइस्ड के रूप में आ गया, ठीक है। और बायस वाइल वर्किंग विथ चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे एक गलत है, तो एक गलत है यहाँ पे हो गया, तो दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो बोथ ए एंड आर ट्रू करा है, बोथ ए एंड ट्रू करा है, ए इज ट्रू करा है, तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना भाई। तो ऑप्शन कौन बच गया? ऑप्शन एक ही बच गया, हमने सेकेंड रीजन पढ़ा भी नहीं और ये गलत हो गया। अब चलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर इक्विटी। अच्छा जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर बाइस, ठीक है, ये सब पढ़े होंगे, तो सब एक ही रूप है। जेंडर स्टीरियोटाइप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि जब बच्चे, एक होता है जेंडर और एक होता है सेक्स। तो जेंडर जो होता है, लिंग जो निर्धारण होता है वो सामाजिक होता है, लेकिन सेक्स जो होता है वो फैमिली यानी कि हार्मोनल, जीनल, क्रोमोजोम्स ये सब होता है, बायोलॉजिकल होता है, ठीक है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप समझता आता है कहाँ से भाई? ये जो रूढ़िवादिता है, यानी कि सवाल पहले देखो, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाते हैं? तो भाई देखो ये जो विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में, जैसे कि लड़का है वो लड़की है तो लड़की ये नहीं कर सकती, लड़का वो नहीं कर सकता, लड़का खाना नहीं, झाड़ू नहीं बना सकता, ठीक है, लड़की मतलब बाहर क्रिकेट नहीं खेल सकती, फुटबॉल नहीं, ये सब हो जाता है। तो अब तो खत्म हो गया ना, धीरे धीरे समानता लाया जा रहा है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स में आता है, तो ये करा कि वेरियस जेंडर आर कॉल्ड, है ना भाई, तो यही होता है जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, ठीक है। जेंडर भेदभाव भी कर सकते हो, लेकिन जेंडर रूढ़िवादिता ज़्यादा सही होता है, ठीक है। अगला सवाल है निगलेक्ट ऑफ पेरियर नॉलेज एंड बिल्ड ऑन ओल्ड नॉलेज। देखो भाई सबसे पहले तो आप ना जो भी बच्चे में पढ़े होंगे, मदर लैंग्वेज मदर टंग सीखे होंगे, ठीक है, तो आपको निगलेक्ट उसे नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई आपको अंग्रेजी में बता रहा है तो आप हिंदी को क्या भुला जाओगे, हिंदी को तुच्छ मानने लगोगे, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक उसी तरह से अगर आप नया नॉलेज सीख रहे हो तो पुराने नॉलेज को जोड़ कर रखना चाहिए, ठीक है। अब सवाल करते हैं कि शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है। भाई महसूस मतलब सक्रिय रूप से, एक्टिव रूप से कब महसूस करेगा? अलग कर दोगे पीरियर नॉलेज को, नहीं। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है। अधिगम का बल और दोहराव और रटने, भाई रिपीटेशन मेमोराइजेशन ये सब तो करना ही नहीं है, तो पहला तीसरा ऑप्शन गलत। शिक्षार्थी को सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा, भाई उपेक्षा नहीं करना है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? एक्टिविस्ट आर रिलेटेड टू देयर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैंने बताया था ना, और कॉन्टेक्स्ट जो है शब्दावली ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है, तो बिल्ड ऑन ओल्ड नॉलेज।
चलो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, रॉन्ग कंसेप्शन एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शन। अब रॉन्ग कंसेप्शन एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शन क्या होता है, ये असर्शन है, रीजन सवाल से देखेंगे। कह रहा है कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण पर भी चर्चा करनी चाहिए। तो भाई सही है। क्यों सही है कि अल्टरनेट कंसेप्शन में ही आता है गैर उदाहरण, यानी कि नन एग्जाम्पल। जैसे कि आपके बुक में कोई एग्जाम्पल ना दिया हो और आपने जो है कोई टीवी रिलेटेड समाचार से सुना होगा और उससे जोड़ दिया, यानी कि वो नन एग्जाम्पल हो गया, लेकिन तरीका सही है समझाने का, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, कोई नन एग्जाम्पल से भी आप समझा पा रहे हो बच्चे को, टीचर हो आप, और ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, तो एक्सपेरिमेंट करने में क्या ही जाता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो अगर ये सही है तो कौन कौन गलत होगा भाई, ये गलत होगा, ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, अब देखो, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। भाई साहब देखो, एक कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विथ मिसकंसेप्शन इन चिल्ड्रेन। नहीं, मिसकंसेप्शन बिल्कुल नहीं फैलाना है भाई। क्या करे हो कि भूत होता है, ये सब नहीं बताना है, मिसकंसेप्शन नहीं कराना है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए तो सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला है प्रोडक्ट लीनियर। प्रोडक्ट में ही लीनियर आता है, लीनियर नहीं रखना है, कोई भी नॉलेज लीनियर यानी कि रेखीय नहीं रखना है, वो स्पाइरल रखना है। ठीक है भाई, कैसा रखना है, स्पाइरल रखना है। अब सवाल पढ़ो, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। तो भाई स्कूल शुड फंक्शन विथ फ्रेमवर्क विच एसेस फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम्स। चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, रीजन देख लेते हैं कि लर्निंग इज टाइटली सिक्वेंसुअल एंड हियरार्किकल। भाई सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित होता है। भाई आप सीख रहे हो तो क्या आप सीक्वेंशियल से सीख रहे हो या हियरार्किकल कर रहे हो, बताओ। ये स्पाइरल होता है ना कि लीनियर होता है, तो आंसर तो यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया ना भाई। ठीक है, समझ गए। तो रीजन गलत है, तो रीजन आर इज फॉल्स, आर इज फॉल्स, ये तो दोनों होगा नहीं, ट्रू है ट्रू है। अब देखो कि बोथ ए भी गलत है क्या, तो स्कूल शुड फंक्शन विद इन फ्रेमवर्क्स विद एसेस टू फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड लर्निंग आउटकम, यानी कि स्कूल के उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सही बात है भाई, तो ये सही है लेकिन आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो भाई, परफॉर्मेंस गोल्स एंड मास्टरी गोल्स में समझो। देखो परफॉर्मेंस गोल्स क्या होता है कि महारत हासिल करना किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि आपने कोई मैथ में जीनियस है, बाकी साइंस में फुस है। ठीक है, तो ये मास्टरी गोल्स होता है। और एक परफॉर्मेंस गोल्स होता है जिसमें क्या होता है कि आप हाँ ठीक है भाई अच्छा खासा कर लेते हो, ये परफॉर्मेंस के तौर पे, जैसे कि जितना योग क्षम वहाँ पे ज़रूरत है उतना ही कर रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सवाल क्या किया गया है कि महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से पहले छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। तो देखो भाई, बच्चे के रूप में सोचना है। ठीक है, आप छात्र हो, अब छात्र की अभिप्रेरणा जो योग्यता होता है, मोटिवेशन होता है, उसके पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो व्यूज ऑफ एबिलिटी बताना है। तो देखो यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। चलो इसको रहने देते हैं, ये अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। चलो ये भी सही है, दोनों तो लगता है सही है भाई, योग्यता की स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, दोनों लगता है ऑप्शन सेम ही है। हम्म, यह अक्सर योग्यता की स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा, बाहरी वाले नहीं बताए थे मैंने भाई। ठीक है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा नहीं। देखो यहाँ पे मन लग रहा है सीडीपी पढ़ाने में, यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा मतलब खुद का आंतरिक जो है अभिप्रेरणा है, यानी कि ये जो है इंटिटी ऑफ व्यू ऑफ एबिलिटी जो है इंक्रीमेंटल है। ठीक है, कैसी है, इंक्रीमेंटल है, ना कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मेरे को मिल रहा है। ठीक है,
भाई यूट्यूब पढ़ा रहा हूँ, पैसा नहीं ले रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, क्या मज़ा आ रहा है, यानी कि जॉय ऑफ इंजॉइंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक नहीं होगा, इंट्रिंसिक होगा, लेकिन दोनों ऑप्शन सेम है भाई। इम्प्लाइज इनहेंस्ड इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड बिलीफ इन द इंक्रीमेंटल इन द अच्छा इंटिटी ऑफ व्यू ऑफ एबिलिटी, और एक होता है इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटिटी नहीं करना है, ठीक है, इंटिटी यहाँ पे गलत है भाई, आपको इंक्रीमेंटल करना है, ठीक है। यानी अच्छा, इंटिटी मतलब होता है सीमित कर देना भाई कोई चीज़ को, चलो भाई हम इतना महारत हासिल कर लिए हैं, हम तो क्या भाई आगे नहीं पढ़ेंगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं खुद पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ और सीख रहा हूँ। महारत इस तरह से हासिल किया जाता है, ठीक है, ना कि भाई ना अब मेरा हो गया, अब इतना ही मैं पढ़ाऊंगा और इतना ही जानूंगा, तो ये इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी नहीं है। तो आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दो, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब लास्ट जो है, हाँ भाई लास्ट ये, ठीक है, इन एक्टिव प्रोसेस और एक होता है एक्टिव डिबेट डिस्कशन, समझो। कह रहा है कि टीचर शुड, यानी कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। रीजन कह रहा है कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। भाई यहाँ पे देखो कि इन एक्टिव प्रोसेस नहीं रखना है, हमें एक्टिव से चलना है। तो टीचर शुड इनकरेज डिबेट डिस्कशन एंड कोलाब्रेशन एमंग स्टूडेंट, चलो सही है भाई। नॉलेज प्रोडक्शन इज इन एक्टिव प्रोसेस, भाई रीजन गलत है, भाई रीजन गलत है तो आर इज फॉल्स, आर इज फॉल्स, तो ये दोनों तो गया, निपट गया। अब देखो कि इनकरेज डिबेट्स, भाई शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस और चर्चा सहयोगात्मक प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ भाई, कोलाबरेशन तो एमंग स्टूडेंट डिस्कशन करना चाहिए, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए, और जो है इसका कौन सा अगला टॉपिक लेकर आऊँ आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। सीडीपी का कोई भी, आप चाहे पेडागोजी में हिंदी, इंग्लिश और मैथ का पेडागोजी, या फिर सीडीपी का पेडागोजी, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। सारे टॉपिक को अलग अलग तरीके से और एमसीक्यू रूप में और अच्छे से टॉपिक वाइज समझा कर लेके आऊँगा, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।